जिन जिन बच्चों में टाइट है तो वो स्वाभाविक सा है कि वो पैर उठा के चलेगा, ज्यादातर केस में यही होता है। और यही काफ मसल का टेंडन है जो कि आगे बोन से जुड़ रहा है, तो ये जो निकला हुआ पार्ट है, नहीं खसी बकरी को टांगे रहता है, ये में इसी टेंडन में टांगा जाता है, टेंडो एक्लिस बोलते हैं। जिन जिन बच्चों में ये टाइट रहेगा वो सब अपना पंजा उठा के चलेगा। ज्यादातर इन बच्चों में यही होता है क्योंकि इनको ज्यादा हम लोग फिजिकली एक्टिव होने नहीं देते, अपने उठा उठा के चलाते हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम। तो काफ मसल अगर बच्चे में टाइट है, पंजा उठा के चलेगा, इसलिए काफ मसल रिलीज करना सबसे जरूरी होता है। अब ये मसल का शेप ऐसे है, तो इसको बस पकड़ के ऐसे जैसे हम कर रहे हैं, हल्का 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 दबा, ये हम दबा रहे हैं। अब आप लोग जैसे कि मालिश करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं तेल लेके इसमें मालिश करते हैं, तो ये टाइट है और तेल मालिश किया ही जाता है, इसलिए लाठी में भी तेल लगाया जाता है कि लाठी मजबूत हो, उसी तरह तेल लगाया ही इसलिए जाता है कि मजबूती है। अब इसमें हम जब तेल ज्यादा ये करेंगे, तो तेल जब ये करेंगे और उसके साथ साथ रगड़ते भी हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ इंप्रूव कर रहा है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहा है मतलब मसल मजबूत होना है। एक ये टाइट है, ये मजबूत ऑलरेडी है, और टाइट होगा और पंजा उठा के चलेगा। तो मसाज करना चाहिए, हेल्दी बॉडी में मसाज किया जाता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर टाइट है तो इसमें मसाज नहीं करना। इसमें सिर्फ करेंगे सबसे पहले कि गर्म पानी आप लीजिए कोई टब में, बाल्टी में, यहाँ तक पैर डुबा दीजिए, 10-15 मिनट डुबा रहेगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको रिलीज करना है। बस ये जैसे हम कर रहे हैं, हल्के हल्के हाथ से सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन होता है, तो ये मसल रिलीज इसका हो रहा है, मायोफेशियल रिलीज बोलते हैं इसको। ये दबा रहे हैं, साथ में वाइब्रेटर मसाजर जो चलाया जाता है, तुम्हारा तो नहीं ना होता है। ये मायोफेशियल रिलीज हो रहा है, इसका मसल और फेशिया दोनों रिलीज किया जा रहा है, तो ये हो गया। ये टेंडन है, टेंडन एक्लिस की बात कर रहे हैं, ये जो हार्ड बोन की तरह दिख रहा है ये टेंडन है, मसल को बोन से अटैच करता है टेंडन। ये टाइट होगा, किसी में भी टाइट होगा, तो जनरली आप लोग में, एडल्ट लोगों में ये टाइट होने की वजह से क्या होगा, कमर में दर्द होगा, टेढ़ा चलना, जो कमर में दर्द होने की वजह से चेक यहाँ किया जाता है कि ये तो नहीं गड़बड़ है। ज्यादातर लोगों में यही गड़बड़ है, चप्पल पहनेंगे तो समझ में आएगा कि एक साइड ज्यादा घिस जा रहा है, नहीं होता किसी का इस साइड घिस गया, किसी का इस साइड घिस, मतलब क्या है कि बराबर वजन नहीं पड़ रहा, तो वो भी इसकी वजह से हो सकता है। तो ये रिलीज किया जाता है, सारे बच्चों में रिलीज करना चाहिए। बच्चा अगर स्थिर बैठता नहीं है तो उसमें ये रिलीज करना चाहिए। तो ये रिलीज करने के लिए साइड में मसल है, यहाँ पे कोई जेल या ऑयल आप लगा सकते हैं और इसको बस हल्का हल्का दबाना है जैसे हम कर रहे हैं। तो ये इसका टेंडो एक्लिस है, ये होगा, ये रिलीज करने का हो गया, हल्का हल्का दबा सकते हैं। उसके बाद इसका हम लोग ये करते हैं कि इसको स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने के लिए बस यहाँ पकड़ लेना है और ये पकड़ स्ट्रेच करना है। ज्वाइंट कंप्रेशन में होता है कि इसको प्रेस करना है यहाँ से, लेकिन स्ट्रेच करने के लिए ऐसे ये करेंगे तो यहाँ देखेंगे स्ट्रेचिंग ज्यादा होगा, काफ मसल का भी स्ट्रेचिंग होगा। तो बस यहाँ रखिए, इसको स्ट्रेच कीजिए, 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर स्ट्रेच कीजिए, 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, ऐसे 10 रिपीटिशन 10 बार कर दिए, फिर उसके बाद इसका कर लिए। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसे करके उसको और आगे की तरफ थोड़ा शिफ्ट करेंगे, ये भी स्ट्रेचिंग हो रहा है, यहाँ पे जोर पड़ रहा है ना, तो ये भी स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो ये भी करना है। तो इससे जो भी बच्चा पैर उठा के चलता है या फिर बैठना नहीं चाहता, तो उससे वो प्रॉब्लम सबसे ये है कि पैर सीधा, इसको यहाँ मोड़ लीजिए और ये मोड़ लीजिए, स्क्वाट सिटिंग भी हो गया। इसको ऐसे लॉक कीजिए, ये लॉक कीजिए। अब लॉक करने में हम लोग इन लोगों को पीछे आने देते हैं, जबकि इसको अपने पे बैठना है, यहाँ पे अपने को सपोर्ट करके हाथ यहाँ पे पकड़ लिए। कितना भी इरिटेट हो रहा है या फिर सिटिंग इंटॉलरेंस है या फिर कोऑपरेट नहीं करना चाहता है, थोड़ी देर 2 मिनट 4 मिनट ऐसे बैठा के रखिए, पकड़ के रखिए। इसके साथ साथ ये तो हो गया, एक हाथ से आप हाथ पकड़ लीजिए, इसके साथ साथ बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है। ब्लाइंड फोल्ड की बात करते हैं, ऐसे लेके आंख बंद कर, अभी खोल दे, 1 2 3 10 काउंट कर, 20 1 3 4 5 6 7 8 9 10 खुल गया। ऐसे ये बैठा के ये किया जा सकता है। साथ साथ में कान में, इसमें भी उसमें भी सारे बच्चों में करना है, क्योंकि इससे सिटिंग टॉलरेंस इंप्रूव होगी। ज्यादातर घरों में अभी बस है कि कुर्सी टेबल सब जगह है, अवेलेबल है। अब हम लोग नीचे बैठाना नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम भी यही है, नीचे खाना नहीं खाना है, नीचे नहीं, तो टॉयलेट में भी तो फिर बच्चा बैठेगा ही नहीं।
हर जगह वेस्टर्न टॉयलेट का ये हो गया है, तो नीचे बैठने का सिस्टम ही खत्म हो गया। इसकी वजह से ये हमारा ग्रोइंग रीजन है और यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट होगा, इंग्वाइनल रीजन, इंग्वाइनल लिगामेंट, ये टाइट होगा तो बच्चा बैठेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे रहते, एक आराम नाम का बच्चा आता तो वो बैठ नहीं सकता था, वो पालथी मार के भी और चुकुम को बैठ नहीं सकता था, क्योंकि उसका वो पूरा टाइट था। हल्का सा भी हाथ लगे टेंडरनेस वहाँ होता है, सेंसेशन टू टच बोलते हैं, तो जैसे हाथ लगाया जाए चिल्लाना शुरू, तो उसकी एक अलग प्रॉब्लम हो गई। अब उसके लिए अलग से उसको बाद में जाकर सर्जरी वगैरह कराना पड़ सकता है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आप पालथी मार के भी यहाँ पे पैर जैसे लॉक किए हूँ तो इसमें लॉक करवा सकते हैं, ऐसे भी बैठा सकते हैं, 10 मिनट ऐसे बैठा लीजिए, हाथ यहाँ पकड़ लिए, कैसा भी इरिटेट कर रहा होगा, हाइपर होगा बच्चा, कैसा भी होगा तो इसमें रोएगा लेकिन स्थिर रहेगा। आंख बंद नहीं कर सकते हैं, दोनों हाथ से पकड़ना है, ज्यादा जोर लगा दो दीवार के पास हो जाएगी। उससे भी ये है तो एक चादर उड़ा दीजिए, आंख बंद है, आंख बंद होगा तभी कंसंट्रेट करेगा, ये चीज होगी। अब रही बात और कुछ आप लोगों का सवाल है जो कॉमन सवाल है, आप लोग प्लीज बता देते हैं सर। अटेंशन के लिए कुछ सवाल बता दीजिए। अटेंशन के लिए, हाँ अटेंशन के लिए तो सबसे पहले हम लोग को करना यही होता है कि स्थिर बैठ गया, अगर चलिए बैठ रहा है स्थिर, अगर 10-15 मिनट भी बैठ रहा है तो सिटिंग टॉलरेंस है, तो अब अटेंशन पे कि फोकस करे किस चीज पे, एक ही चीज पे। बीड्स आप लोग लगवाते हैं तो कैसे बीड्स लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2-4 बीड्स हो गया, हम लोग यहाँ पे बिखेर दिए और बच्चे को दे दिए, वो देख कहीं रहा है लेकिन उसको अंदाज है कि हाँ कैसे लगाना, नहीं होता बच्चे सीख लिए हैं, अंदाज है, धागा लिया कहीं कहीं से अपना लगा रहा, उसको हम लोग दिखाते नहीं है। एक बीड से 100 तरह की एक्टिविटी कराई जा सकती है। बीड्स को लिया, रुक जाओ, ये कलर बताओ तो, येलो कलर, जैसे येलो कलर बताया, जिसको नहीं है इसको तो पता है, ये तो ठीक है, कलर नहीं पता है तो बार बार हम आई कांटेक्ट में हमेशा बोलते हैं कि या तो कैंडल आप जलाएं तो आई कांटेक्ट में रखें। कैंडल जलाने का मतलब यहाँ रख देते हैं हम लोग, तो नीचे देख के नहीं करेगा, प्रॉपर आई कांटेक्ट में रखेंगे तो वहां ध्यान देगा, तो वो कंसंट्रेशन वहां से डेवलप होगा। उस टाइम में ध्यान रखें कि रूम पूरा अंधेरा रहे, कोई भी सामान पे ध्यान नहीं जाए, रूम में सिर्फ बच्चा और आप रहे, इसके अलावा कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपर वहां पे कंसंट्रेट करेगा। उसमें आप बीड्स लगाने का दीजिए, तो एक तो लाइट में सॉफ्ट लाइट, कैंडल की लाइट सॉफ्ट लाइट होती है, ये सब लाइट में नहीं कराना, कैंडल लाइट, उसमें बीड्स दें, कलर आप दिखाएं कि ये कलर है, और रिपीटेटिव जितना कलर है, 50 अगर येलो कलर का ही है तो 50 लगातार लगवाएं। ब्लू कलर, ऑटिज्म वाले बच्चों में ब्लू कलर से शुरू करना होता है, ब्लू कलर ज्यादा प्रेफर करते हैं और ब्लू कलर को जल्दी ये कर देते हैं, जल्दी उसको सीख लेते हैं, तो हमेशा ब्लू कलर से सिखाइए। उसके बाद आप रेड, येलो ये सब लेंगे, लेकिन ब्लू कलर से पहले तुरंत ही सीख लेंगे, तो ब्लू कलर का ध्यान रखें। ये येलो बता दिया, ये कर दिया, एक तो कंसंट्रेशन के लिए वो। दूसरी चीज की अब हम लोग ये करते हैं कि जब कुछ करवा रहे हैं, जैसे बिंदी की बात, बिंदी लगवाइए इसको फेस में, पूरा बिंदी लगा दिए, इसको मिरर के सामने खड़ा कर दिया, वहां पे जितना बिंदी देखेगा चेहरा थोड़ा अजीब लगेगा, तो एक एक बिंदी को उठा के अगर वो ये कर रहा है तो हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कि वो आंख से देख रहा है, हाथ से प्रॉपर वहीं पे उठा रहा है और फिर वहां जहां कह रहे हैं लगा रहा है, तो हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन। हम लोग काम ही इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे का कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। न्यूरो डेवलपमेंट में मेन काम कोऑर्डिनेशन के लेवल पर जब आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन मतलब बातों को एक दूसरे सिचुएशन से सारी चीजें जोड़ लेना, तो सीक्वेंस वाइज सारी चीजें जोड़ लिया, कोऑर्डिनेशन डेवलप वही हो गया, तो वो करवाना। अब इसमें लापरवाही जनरली होती है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन जैसे ज्वाइंट कंप्रेशन की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि उसमें 40-45 मिनट लगना है, ईमानदारी से कोई उतना समय देके नहीं करता है। अगर आप कर भी रहे हैं तो बगल में टीवी चल रहा है, कुकर का सीटी बज रहा है, या फिर घर में कोई आ गया, या फिर फोन आ गया, तो स्टार्टिंग वाला तो आप स्टेप सही कर रहे हैं, लेकिन फिर बीच में उसको ये कर देगा, तो उसमें डंडी जो मारा जाता है उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। ज्वाइंट कंप्रेशन इसलिए हम ये करते हैं कि क्लिनिक में एक बार हो रहा है, एक बार भी अगर घर में सही से, आप 2 बार नहीं करें, 3 बार नहीं करें, एक बार सही से करें। एक बार सही से ज्वाइंट कंप्रेशन का मतलब कि ज्वाइंट कंप्रेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट की बात करें तो ये थाई का जो बोन है, ये फीमर बोन है, फीमर यहाँ पे आया और यहाँ पे ये टिबिया, ये बोन जो होता है, ये शीन दिख रहा है, ये टिबिया का शीन, ये आके आपस में जुड़ा और ये नी ज्वाइंट बनाया। अब नी ज्वाइंट बनाया तो 2 बोन के बीच में ऐसा ज्वाइंट बना, 2 बोन के बीच में ज्वाइंट बना। इसके बीच में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसके बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है कि ये घिसे नहीं, इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल कैविटी है, ज्वाइंट कैप्सूल है,
ये सब तो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। नर्व यहाँ पे है, इसी को कुछ चोट लगता है हमको फील होता है, तो अगर पेन का सेंसेशन हो रहा है तो मतलब नोसिसेप्टर होते हैं पेन के रिसेप्टर्स। इसी तरह हर चीज के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। यहीं पे हमारा होता है कि अब हम प्रोप्रायोसेप्टर्स की बात करते हैं। प्रोप्रायोसेप्टर्स मतलब कि बॉडी अवेयरनेस समझिए। इसको टॉयलेट का भी सेंस कैसे होगा, प्रोप्रायोसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे, इंटेरोसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो टॉयलेट का पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। वो डेवलप करेगा सही जॉइंट कंप्रेशन की वजह से। हम लोग सिर्फ ब्रशिंग इजी है, ऊपर से नीचे कर दिए हो गया, लेकिन ज्वाइंट कंप्रेशन में ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, वहां से गड़बड़ी होती है। ज्वाइंट कंप्रेशन सारे लोग के लिए जरूरी है। मैक्सिमम थेरेपी सेंटर्स में भी 90-95 सेंटर्स में वो गलत ही हो रहा है, सही से नहीं हो रहा, क्योंकि उतना समय नहीं देना चाहते हैं, कोई उतना पेशेंस के साथ नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम है। इस पे काफी 6 महीना 7 महीना 8 महीना हम लोग प्रैक्टिकली कर करके ये करेंगे, तब जाके हम लोग सीखें। आप लोग को भी टाइम लगेगा, लेकिन दिन पर दिन सुधारना है उसको। ज्वाइंट कंप्रेशन में बेसिक चीजें होती है, इन्हीं सबसे ये अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। ये अपने आप कहाँ बैठा है, सिचुएशन से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। बॉडी अवेयरनेस नहीं होगी तो ये रिलेट कर ही नहीं पाएगा। ये जैसे बात को समझ रहे हैं, कलर हम पूछे तो बता दिया, शेप पूछेंगे बता दिया, तो ये अवेयर है। और सारे बच्चे अवेयर नहीं है, इसकी वजह से नहीं बता पा रहे। तो ज्वाइंट कंप्रेशन जरूरी है कंसंट्रेशन के लिए, वो सारी चीजें। ज्वाइंट कंप्रेशन में बेसिक चीज हम समझा देते हैं। थोड़ा लेट जाओ, सो जाओ आराम से। जिस ज्वाइंट का आप कर रहे हैं, जैसे कि ये एंकल ज्वाइंट है, जहां जहां मूवमेंट हो रहा है ज्वाइंट है, ज्वाइंट के जस्ट ऊपर में पकड़ने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग यहाँ पकड़ते हैं और यहाँ से कंप्रेशन कर रहे हैं, तो ये भी गड़बड़ है। ज्वाइंट के जस्ट ऊपर में एक हाथ से फिक्स रहेगा, ये फिक्स्ड आर्म है, ये फिक्स्ड आर्म मूव नहीं करेगा, ये मूवेबल आर्म। स्टैटिक आर्म, ये डायनेमिक आर्म। तो फिक्स्ड आर्म और मूवेबल आर्म। अब ये फिक्स्ड आर्म है, फिक्स रहेगा। मूवेबल आर्म यहाँ के लिए यहाँ पे करते हैं। ज्वाइंट यहीं पे है, सीधा हम कंप्रेशन करें। कंप्रेशन मतलब जैसे हम बता रहे थे कि 2 बोन है। अब यहाँ पे हम प्रोप्रायोसेप्टर्स की भी बात कर रहे थे कि नर्व के सब तरह से स्ट्रक्चर्स हैं। ये ऊपरी चीज है, ये तो पेरिफेरल नर्व का है, लेकिन जो हमारे हायर सेंटर से आ रहा है नर्व, वो सब ज्वाइंट के अंदर होते हैं, मतलब वो विसरल पार्ट में होते हैं, वो ऊपर से नहीं होते। तो उसको जब आप कंप्रेस करते हैं तो समझिए कि ये ज्वाइंट है। जब आप कंप्रेशन करते हैं तो कुछ लोग इसको दबाएंगे तो ऐसे दबा देंगे, तो मतलब ये हो रहा है ज्वाइंट का कि आप ऐसे दबा रहे तो ये नीचे जा, ये नहीं करना। इसको दबाना है कि दोनों नजदीक आ रहा ऐसे। और यहाँ पे हमारे प्रोप्रायोसेप्टर्स हैं, वो ये होंगे, स्टिमुलेट होंगे, तुरंत हायर सेंटर को मैसेज जाएगा, वहां से वो स्टिमुलेशन है धीरे 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 धीरे। पैरालिसिस के पेशेंट में आप एनएमसीज में जब हम लोग ये कर रहे थे, तो पैरालिसिस का पेशेंट कितने सारा वहां पड़ा रहता है, ये तो उसको मसल पूरा उसका ये हो गया। अब टेम्पररी उसमें पैरालिसिस हो गया, सही समय से नहीं इलाज हुआ तो हमेशा के लिए रह जाएगा। मसल में पावर ही नहीं, उसको हाथ उठाने को लिए नहीं उठा पाएगा। सिर्फ ज्वाइंट कंप्रेशन करके और पीएनएफ का एडवांस टेक्निक ये करके और तब उसको ठीक किया जाता है, ठीक होते हैं। सैकड़ों पेशेंट हम लोग ये करे होंगे। तो उसी तरह से जो पूरी तरह से फ्लैसिड केस है, मतलब कि पूरी तरह से मसल उसका ये हो गया, अब उससे कहीं उठाने के लिए नहीं है, ब्रेन उसका पैटर्न भूल गया मूवमेंट का, लेकिन फिर भी पैसिवली उसको एक्सरसाइज कराया जा रहा है और ज्वाइंट कंप्रेशन किया जा रहा है, उसमें भी पावर आ जा रहा है। ये सब तरह से नॉर्मल है, फिजिकली ये नॉर्मल है। तो इनमें सिर्फ सही से ये कोऑपरेट भी कर रहे हैं, नहीं कोऑपरेट करता है तो थोड़ा कम का ये करेंगे, लेकिन करते रहे। तो ऐसे ज्वाइंट कंप्रेशन करने से बॉडी अवेयरनेस डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सबसे बड़ा कंसर्न होता है बोलने का, हर किसी का है कि बोलने का, कि कुछ बोले। जैसे कुछ किसी का हो रहा है कि मम्मी बोल रहा है, किसी का हो रहा है कि पापा बोल रहा है, तो पापा बोल रहे हैं तो मम्मी को शिकायत है, मम्मी बोल रहे हैं तो पापा को शिकायत। ये कॉमन सी बात, हर कोई चाहता है कि बोले। बोलने से पहले जरूरी है कि वो समझे। रिसेप्टिव लैंग्वेज होता है और एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होता है। रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना है, कि जो भी बातें आप बोल रहे हैं हम रिसीव कर रहे हैं, उसके हिसाब से एक्शन कर ले रहे हैं, तो वो रिसेप्टिव लैंग्वेज है। बोला भले नहीं लेकिन सारी बातें समझे। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कि वो अपना जो भी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है वर्बली, अब बात से ये कर रहा है। जैसे इसको हम बोलेंगे कि हाँ आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाएगा। ये ग्लास उठा के लेके आओ, पानी उठा के लेके आओ, ये सारी चीजें कर रहा है, सिर्फ बोल नहीं रहा, ये रिसेप्टिव लैंग्वेज है। तो पहले तो रिसेप्टिव लैंग्वेज ही डेवलप करना है। पहले स्पीच के फेर में पड़ जाएंगे, मतलब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, तो होगा कि बात को रिपीट करना होगा, जो कहिएगा वही रिपीट कर देगा। इसलिए बोलते हैं कि रिसेप्टिव लैंग्वेज में काम करना सबसे जरूरी भी यही होता है।
कि रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम किया जाए कि पहले समझे, जो कह रहे हैं समझे, बोले भले नहीं। उसके बाद जब रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप कर जाएगा तब आप ओरोमोटर स्टिमुलेशन में जितना एक्सरसाइज है वो लेके चलेंगे। उसका टंग का एक्सरसाइज प्रॉपर कराते रहेंगे। उसके अलावा भी उसको ब्लोइंग, ब्रीदिंग, उसके बाद से ये लैरिंग्स, हमारा वोकल कॉर्ड यहाँ पे होता है, ये जो हम बोल रहे हैं तो हिल रहा, तो ये वोकल कॉर्ड है, इसका स्टिमुलेशन भी होता है। तो ये करते 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 करते, और किसी को भी अगर एक मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बुलवाना है, स्पीच डेवलप करना है, तो 4 से 5,000 वर्ड्स चाहिए बच्चे। 4-5,000 वर्ड्स किसी के बच्चे जानते हैं? नहीं जानते। तो फिर क्या बोलेगा वो? 5-7 चीजें ही जान रहा है, तो टेप रिकॉर्डर की तरह इतना चीज टेप हो गया, वही बार बार रिपीट करेगा। जब उतना ही जानता है तो नहीं रिपीट करे। इसलिए तो बोलते हैं कि जैसे आप फ्लैश कार्ड में दिखा रहे हैं, तो फ्लैश कार्ड वाली चीज को ले जाके फिर बाहर में प्रैक्टिकली दिखाइए। आप कैमल दिखाए, ऊंट दिखाए ना फ्लैश कार्ड में, तो आप चिड़ियाघर में लेके जाइए। आप डियर दिखाए, डियर की कितनी प्रजाति है, उसमें अलग 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 अलग, बारहसिंगा अलग है और हिरन अलग है, कई तरह का हिरन अलग है, तो वो सब दिखाएंगे। उसके बाद से टाइगर आपने दिखा दिया, उसमें लेपर्ड भी है तो वो दिखाना। उसके बाद से चीता है, वो सब जू में ले जाएंगे। प्रैक्टिकली जब देखेगा तो उसके बाद अलग एक्सपोजर मिलेगा। आसपास का जो गाड़ी हमने दिखाया, जैसे बाइक दिखाया तो स्कूटर भी दिखा दें, स्कूटी समझा दें, तो डिफरेंस कर पाएगा। गाय जानता है तो भैंस भी जाने, अलग अलग उसमें ये है, उन सबको जाने। ये एक्सपोजर देना है। वो आप जहां से भी ये करें, समय निकले तो गांव में घर है, गांव लेके जाए, जहां लेके जा सकते हैं ले जाए। तो इससे एक्सपोजर जब बढ़ेगा तो वो सारी चीजें सीखेगा। एज के साथ रिकवरी होती है, सिर्फ हमारे यहाँ आने से रिकवरी नहीं होती, एज के साथ में रिकवरी होती है। वो रोज डेली रूटीन में कुछ कुछ चीजें देख रहा है ना, कुछ कुछ चीजें सीख रहा है, तो उसके साथ में रिकवरी होती है। इसके साथ जरूरी है कि हम कितना उसके साथ ये कर सकते हैं। जनरली अपने यहाँ है कि मेल लोग, सब लोग जॉब में हैं और लेडी लोग हाउस वाइफ, हर घर में यही है। तो घर का काम निपटा के बाकी समय बच्चे को देना है। 3-4 घंटे अगर आप रोज बच्चे को दे रहे हैं उतना काफी है। 6-7 महीने, साल भर आप बच्चे को दे रहे हैं, उसके बाद ये एडीएल के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो होता है, जनरल एडीएल के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तब आपको इंस्ट्रूमेंटल एडीएल सिखाना। अभी है ना, एक लंदन से बच्चा है, 20 साल का है, वो कॉलेज जा रहा है, सब कुछ ये कर रहा है, लेकिन एडीएल, जनरल एडीएल सही है, इंस्ट्रूमेंटल एडीएल में दिक्कत है। जैसे कि पैसा कितना दे दिया और उधर से कितना मिलना चाहिए, सामान ले लिया लेकिन कितना मिलना चाहिए उसको आइडिया नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का आइडिया नहीं है। तो ये सब एडवांस एडीएल में आते हैं। हम लोग भी वही करते हैं, एडीएल कर रहे हैं। कोई थोड़ा कम समझदार है, कोई ज्यादा समझदार है, कोई पेशेंस ज्यादा रखता है, कोई तुरंत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कोई गुस्सा हो जाता है। ये चीजें सब में है। क्या है तुरंत, तो ये चीजें सब में है, लेकिन एडीएल हम अपना परफॉर्म कर ले रहे हैं। यही चाहिए ना कि हमको सुबह उठना है तो जिम्मेवारी है कि घर का खर्चा चलाना है, तो ये काम करना है, तो हम वो अपना काम कर रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल एडीएल है कि हमको कुछ कमा के ले आना है, घर के लिए। जनरल एडीएल के सुबह उठे, टॉयलेट गए, पहला काम वो होता है, नहाए धोए, फ्रेश हुए, खाना वाना खाए, अपना काम पे निकल गए। तो काम पे निकल गए, कहाँ से जाना है, जैसे बाइक चला के जाना है, ये ट्रांसपोर्टेशन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, कहाँ से बस मिलेगी वो जानना, ये सब इंस्ट्रूमेंटल है। इसके अलावा हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चों को भी इतना ही ये करना होता है, उसके बाद सही है। स्पीच की हम बात कर रहे थे। स्पीच का स्टार्टिंग स्टेप यही है कि पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाए, सब लोग उस पर काम करें, बोलने पे नहीं, फोर्स करें ही नहीं बोलने पे। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए और क्या क्या? अंडरस्टैंडिंग डेवलप, जैसे कि अगर आप ज्वाइंट कंप्रेशन सही से कर रही हैं, दिन में 2 बार, आपके बच्चे कंडीशन दोनों में दिन में 2 बार आप वो कर रही हैं। इसके अलावा कमांड फॉलोइंग की एक्टिविटी में, जैसे मैंने बताया कि आप बीट्स को कैसे देते हैं, कि उसको दिया लगा लिया तो टारगेट पूरा नहीं, उसको आप ये कर रहे हैं कि जैसे उठा के दे रहे हैं कि व्हाइट कलर का है, इसका शेप भी बताया जा रहा है, साथ में अलग अलग शेप का आता है, ये डेवलप किया गया। इसके बाद कलर का मैंने बोला कि वो दोनों बच्चों में ब्लू कलर से शुरू कीजिए तो वो जल्दी समझ जाएंगे। इसके बाद अब आप इसमें कलर शेप की बात हो गई, आप एक सैंड थोड़ा सा लेके आइए, किसी ये में रख लीजिए, जैसे इसे थोड़ा सा रखिए, बालू रख दिया, इसमें आप सारा बीड्स वगैरह डाल दें, और तब उसमें से पर्टिकुलर कलर या फिर शेप का जो वो समझ रहा है उसको चुनने के लिए बोले, वो निकालेगा। तो धीरे धीरे कुछ पेशेंस के साथ करने में वो धीरे धीरे डेवलप कर जाए। ABCD जैसे हम लोग प्रॉप के तौर पे दिखाते हैं, कटआउट दिखाते हैं कि ये है, बी है, सी है, डी है, सामने से दिखाते हैं। उसके बाद बच्चे को वो हैबिचुएट हो जाते हैं, फिर हम देंगे तो उससे खेलना शुरू कर देंगे। गेट खोल दीजिए। तो आप वो हटा के अब उसको, जैसे कि आप पेपर लेके आइए, उधर
पेपर लेके आइए, पेपर पे ABCD लिखिए, उसमें वो पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है, तो अब फिर से उसको ABCD, वही ए जो आपका है, ए कहाँ, कुछ भी मतलब ए लीजिए आप, वहां से उसी से ड्रॉ कर दीजिए ड्राइंग बुक पे, उसको कलर वगैरह से भरवाइए, उसको देखेंगे कि इंटरेस्ट के साथ देखना शुरू करेगा, ए सीख जाए। इससे क्या होगा कि अब जो विजुअल लर्निंग वो कर रहा था ना, वो अब राइटिंग में उसको लेके आएगा, तो धीरे 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 उससे भी सीखना शुरू करेगा। आजकल तो बहुत नए नए टेक्नोलॉजी का वो मैजिक स्लेट बोर्ड आता है, उस पर आप लिखे, बटन दबा दिए, मिट गया, तो वो सब दे दीजिए ना, अपने कुछ कुछ करते 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 तो बहुत सारी चीजें बनाना सीख जाएगा, और ये सीख जाएगा। हम लोग सिर्फ विजुअली ये करते रहते हैं और फिर उसी को हम, उसमें आपको बैठने की जरूरत भी नहीं है ना, ABCD का बोर्ड दे देंगे, उसको फेंक देगा। और एक मॉडरेट ऑटिस्टिक बच्चा था, वो क्या करता था कि सारा सामान ऐसे उसको गिरा देगा और उसको निकाल देगा, और पीछे से पता नहीं कैसे वो देखेगा, पीछे आगे से नहीं देखेगा, पीछे से देखेगा कहाँ से उठाया वही लगा दे, मतलब वो तो रिपीट कर, जब उसने वो कर लिया और वो रट गया और बस ऐसे शेप देखा, पीछे पता नहीं क्या देखता था, वो उसी के हिसाब से लगा देता था। तो ये ऐसे, तो ये तो रटने वाली चीज है, उसी को आप प्रैक्टिकली लिखने पे लेके आइए। सबसे पहले वाटर कलर से शुरू कीजिए, फिर क्रेयॉन्स पे लेके आइए, गोल वाला जो क्रेयॉन्स होता है ओवल शेप में आता है, वो ग्रिप के लिए भी होगा। हैंड ग्रिप भी इनका कमजोर होता है। हैंड ग्रिप इसलिए कमजोर है कि आप कभी भी उसको कुछ होल्ड करने ही नहीं दिए, चबाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप कभी उसको चबाने के दिए ही नहीं, सीधा रोटी हुआ कुछ भी हुआ मैश करके हम दे दिए, मिक्सर सबके घर में चला दिया, उसको घोटा दिया, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो चबाना नहीं चाहता है बच्चा, चबाना नहीं चाहेगा तो टंग प्रॉपर नहीं चलेगा, टंग प्रॉपर मूव नहीं कर, हम अभी जीभ बंद कर लें, जीभ पकड़ लें तो कुछ बोल पाएंगे, क्लियर समझ में आएगा, तो जीभ उसका वैसे जकड़ा हुआ है। कुछ बच्चों का टंग टाई होता है, इन बच्चों में टंग टाई नहीं है, लेकिन फिर भी टंग का मसल सपोर्ट नहीं करेगा, तो क्लियर वॉइस कहां से है। जैसे खुशी की बात हो, तो खुशी का अभी उसको हम जाके बस ऐसे ही करेंगे, तो खुशी में हूं, वो रटी हुई है, खुशी में हूं, मतलब उसको बताया जाता है कि खुशी में हूं, तो खुशी में हूं, वो कॉन्फिडेंट नहीं होती है, बोलने में उतना तेज आवाज में नहीं बोल पाती है। उसी चीज को अगर ये वोकल कॉर्ड का स्टिमुलेशन किया जा रहा है, उसके साथ साथ टंग का मसल प्रॉपर सपोर्ट करे और ब्लोइंग ब्रीदिंग पे रखा जाए, तो उसकी आवाज क्लियर होती जाएगी। स्पीच जनरली हम लोग क्या सिखाते हैं घर में, अपने इंग्लिश बोलने नहीं आता है, लेकिन बच्चों को टूटा फूटा इंग्लिश कम हियर गो देयर वाली बात हम लोग करते हैं, उससे ज्यादा हमको नहीं आता। तो इंग्लिश पे रखना क्यों, पहले मदर टंग जो है, भोजपुरी है, हिंदी है, जो भी आपकी मातृभाषा, पहले वो सिखाइए, इजीली सीखेगा, घर में जो बोलते हैं वो सिखाइए, हिंदी सिखाइए। स्पीच डेवलप करने के लिए संस्कृत सिखाइए, संस्कृत हर घर में मंत्र बोला जा रहा है, तो गायत्री मंत्र से लेकर जितना भी मंत्र आप ये करते हैं, जितने भी अष्टकम हैं, वो सारे अष्टकम तोड़ तोड़ के आप सिखाएं। वो टंग ट्विस्टर चीज उसी में होता है, टंग ट्विस्टर शब्द और वाक्य उसी में है, तो टंग ट्विस्टर्स जब आप सिखाएंगे, स्पीच थेरेपी संस्कृत में ही होना चाहिए, वो इंग्लिश में होना ही नहीं चाहिए, हिंदी में होना ही नहीं चाहिए, संस्कृत में होना चाहिए। अब एक चीज को हम लोग बोलने के लिए, अब जैसे कि बहुत सारे लोग 37 को 37 बोलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे दंश यूज करना है, कहाँ तालव्य यूज करना, नहीं पता। संस्कृत में आप जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कहाँ किस किस का ये है, तो वहां पे शाश्वत बोलना है तो शाश्वत होगा, कुछ लोग शाश्वत बोल देगा, शाश्वत गलत है, शाश्वत शाश्वत सही है। अब ये बोलना आप जब संस्कृत में कुछ कुछ सीखेंगे सिखाएंगे तो इजी है, सीखना इजी है। और बहुत सारे वीडियो भी हम उस पर बनाते हैं कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे बोलना। जीर्णोद्धार अगर बोले तो जीर्णोद्धार, पुराना मकान वगैरह, पुराना कुछ ये है, हमारे यहाँ इमारत वगैरह टूट गया फिर से बनवाया गया, तो उसको जीर्णोद्धार बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्या है वो। अब वो सिखाने से कुछ आप भी सीख लेंगे, बच्चा भी सीखेगा, तो स्पीच सही से डेवलप कर जाएगा। तो इसलिए ये चीजें कुछ कुछ सिखाते हैं। मंत्र वगैरह आप बोलते हैं तो गायत्री मंत्र जितना है उसको सही से उसका उच्चारण करें, तो सही से उच्चारण मैंने बोला तो उच्चारण भी एक ऐसा ही है कि कहाँ ऊंचा जाना कहाँ नीचा जाना, तो ये चीज उससे डेवलप करेगा। ओरोमोटर स्टिमुलेशन हम सब लोगों को बताते हैं, सब लोगों में जरूरी है ओरोमोटर स्टिमुलेशन। ग्लव्स में भी होता है कि लेटेक्स वाला ग्लव्स बहुत सारा बच्चा नहीं ये कर लेता, उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है। आप लोग ये न्यूट्रल होता है, ये ले सकते हैं। बस ग्लव्स इसलिए चाहिए कि इन्फेक्शन उसके मुंह में ना हो, किसी तरह का हमारे हाथ पे इन्फेक्शन उसके मुंह में ना हो, समझे? मुंह खोलो। ओरोमोटर स्टिमुलेशन में सबसे पहले ये
हम बोलते हैं कि पहले कंप्रेशन। सारे बच्चे मुंह में उंगली डालने पर, ये ओरोमोटर डिफेंसिवनेस का नेचर होता है। डिफेंसिवनेस मतलब अपने आप को बचाव करना। बहुत सारे प्लांट्स के बारे में नहीं सुनते हम लोग, टच करेंगे वो अपने आप को क्या करेगा, कांटा फेंक देगा, तो आपको चुभा देगा, मतलब अपने बचाव में। जैसे शाही एक जानवर होता है, वो क्या है कि उसका कांटा निकला हुआ है, जैसे उसके पास आप कमजोर समझ के वो मार देगा, बाघ वाघ को मार देता है, पूरा चुभा देता है कांटा। तो उसी तरह का अपने बचाव में एक कोई ये है कि वो ब्लू स्याही फेंक देता है, वैसा ही एक डिफेंसिवनेस का नेचर ये है। तो डिफेंसिवनेस, ओरोमोटर डिफेंसिवनेस, ये सेंसरी डिफेंसिवनेस का नेचर। अपने आप को बचाने के लिए बच्चा कुछ भी कर रहा है। आप कंघी चलाएंगे, जिसको ज्यादा सेंसिटिविटी होगी चलाने ही नहीं देगा, तो वो बचाव करेगा। तो वैसे ही होता है, ओरोमोटर डिफेंसिवनेस है। मुंह में उंगली डालिएगा, आपको लगेगा काट लिया, वो काटा नहीं, बचाव अपना किया कि उंगली निकालो, तो जोर से काट लेगा, कितना भी जोर से काट लेगा उसको। इसलिए सबसे पहले ये जबड़ा जो है, दांत जहां तक गया है, ये अपर जॉ है, नीचे वाला लोअर जॉ है। अब इसको सबसे पहले कंप्रेशन करते हैं, तो हल्का 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 हल्का, ये दो ये से रहेगा, हल्का 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 हल्का, जैसे वो कटफोड़वा होता है ऐसे रहेगा। तो बस उसके लिए आप दबाइए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए, फिर छोड़िए, फिर दूसरी जगह दबाइए, फिर ऐसे करके 4-5 मिनट तक ये बार बार करिए। 4 से 5 मिनट अपर जॉ में, 4 से 5 मिनट, पैर सीधा रखो, 4 से 5 मिनट लोअर जॉ, ये कंप्रेस करना है। 1 सप्ताह 10 दिन तक ये करते रहेंगे, तो क्या होगा कि धीरे 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 वो कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी कम हो जाए। उसके बाद आप मुंह में उंगली डालिए, दांत के भीतर में, ये बाहर बाहर, ये मसूड़ी में जैसे हम चला रहे हैं, जैसे ब्रश वगैरह करवाते हैं हम लोग, मुंह बंद कर लो, ये हम जो चला रहे हैं पूरे मसूड़े में ये चलाते रहना। सीधा रहोगे, पैर सीधा करो, जॉनी जॉनी सुनाओ, ये बाहर 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 बार 4-5 मिनट तक ऐसे बाहर बाहर चला देंगे, तो इसमें पहले बाहर बाहर की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। ये 1 सप्ताह 10 दिन, जिनमें कि उंगली डालने पे काटते हैं, जैसे आपका बच्चा है उंगली डालिएगा काट लेगा, तो वो चीज का ध्यान रखना। इसके बाद अब ये हो गया, ब्लोइंग ब्रीदिंग की बात करते हैं। तो ब्लोइंग, बहुत सारे बच्चों को ब्लोइंग है ही नहीं, उनको ना फूंकने का पता है, ना ही सकिंग का पता है। तो सकिंग और ब्लोइंग जिनमें नहीं है, सिंपल सा वही आइसक्रीम का स्टिक लीजिए, उस पर थोड़ा हनी लगाइए, या फिर डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट नहीं, डार्क चॉकलेट हल्का सा लगाइए, उसके जीभ पे ले आकर ऐसा कर दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर में वो अपने आप से घोटना कहाँ जाएगा, स्वैलो होगा, लार इधर से होते रहता है, जस्ट जीभ के नीचे ही हमारा लार का ग्रंथि होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से वहां से सलाइवा सिक्रीट होगा, उसको घोलेगा, अंदर ले ले, उसको अच्छा लगने लगेगा। फिर जब कुछ डालेंगे तो अपने आप घोटना शुरू करेगा, सकिंग ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ब्लोइंग के लिए हमेशा हम बोलते हैं कि जिसको सेंस ही नहीं है कि ब्लोइंग है क्या, आपको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में कि है क्या, तो फिर उसको सिखाने के लिए पहले पता होना चाहिए कि है क्या। इसमें हम ब्लोइंग की एक्टिविटी सिखा रहे हैं कि कैंडल ब्लोइंग बच्चों को कैसे सिखाएं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते, तो जिन बच्चों में सेंस है ही नहीं कैंडल ब्लोइंग की, तो ब्लोइंग का ही सेंस नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि आप क्यों बैठा है। वो क्या होगा कि सामने अगर आप ये जला के रखेंगे तो वो सिर्फ देखते रहेगा या फिर इधर उधर देखेगा। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अभी जैसे वीडियो में हम दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल ये में, सामने कैंडल जलाया हुआ है और बच्चे को बैठा दें स्थिर, और कान के पीछे से फूंकते हुए कैंडल हम लोग खुद बुझाते हैं। अभी जैसे कान से फूंकते हुए हवा इधर की तरफ आ रही है और बच्चे को दिख रहा है कि कैंडल ये ब्लिंक कर रहा है, और कभी कभार जोर से फूंका जाएगा तो कैंडल बुझ भी जाएगा। तो जस्ट कान के ऊपर, कान के नीचे, उधर से फूंकते हुए सामने की तरफ हवा आनी चाहिए, तभी बच्चे को फील होगा कि हाँ उधर से एक हवा आ रही है जिससे कि कैंडल ब्लिंक कर रहा है, और वो फिर क्या है कि बुझ भी जा रहा है, तो उसको इंटरेस्टिंग लगेगा। जिन बच्चों में समझदारी नहीं है तो धीरे 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 उनको इंटरेस्टिंग लगेगा, और फिर वो क्या करेंगे कि इस पर ध्यान देना शुरू करेंगे। और फिर कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद, 15 दिन 20 दिन के प्रैक्टिस के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि बच्चा उसको अब फूंकना शुरू कर रहा है। इस बच्चे में भी पहले कैंडल ब्लोइंग की ये नहीं थी, अभी तो ब्रीदिंग भी कर लेता है, ये रेस्पायरोमीटर का भी यूज करके ये कर लेता है। तो ये बच्चे को भी ऐसे ही सिखाया गया है और ऐसे ही सिखाया जाता है। कैंडल ब्लोइंग का सेंस डेवलप करने के लिए ये सबसे अच्छा टेक्निक है।
लोगों को पता ही नहीं है कि करना कैसे है। तो बेसिक टेक्निक यही है कि कान के नीचे से फूंकते हुए जब जाएंगे तो एक हवा आएगी, उसको लगेगा उधर से हवा आ रही है, उसको फील होगा। और न्यूरो डेवलपमेंट में यही करना ही होता है, तो वो फीलिंग होगी, धीरे 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 होगी। रुको। रुको।